नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी पर स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है, कल भी इसी पर चर्चा हुई थी और टॉपिक है हमारा संसद में विधायी प्रक्रिया। संसद में विधायी प्रक्रिया यही है दोस्तों। ये बहुत ही मजेदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल एग्जाम, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, यूपीएससी, हर परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक पर हमारी जो चर्चा हो चुकी है, साधारण विधेयक पर हो चुकी है, धन विधेयक पर हो चुकी है, वित्त विधेयक पर हो चुकी है। मैंने आपको बता दिया है कि साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, जबकि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। कल जो टॉपिक मैंने खत्म किया था वह था आपका संयुक्त अधिवेशन। दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन, इसका आर्टिकल मैंने बता दिया था 108, यही बताया था मैंने, ज्वाइंट सेशन 108। इसमें बता दिया था मैंने कि संयुक्त अधिवेशन जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी विधेयक या प्रस्ताव पर असहमति हो और 6 माह का समय व्यतीत हो चुका हो तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। वेरी गुड। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है साहब। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष अगर नहीं है तब कौन करता है? तब बता दो कि साहब लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। अगर वह भी नहीं है तब राज्यसभा का उपसभापति करता है। यहां एक कंडीशन ध्यान देंगे कि कभी भी राज्यसभा का सभापति लोकसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता नहीं करता है। ठीक है। अगली बात, अगर उपसभापति भी नहीं है तो कौन? तो उस ज्वाइंट सेशन में से किसी एक सदस्य को अध्यक्षता के लिए चुन लिया जाता है। ठीक है। अच्छा, यहां ध्यान देने की बात है कि संयुक्त अधिवेशन में भी गणपूर्ति है। गणपूर्ति वही कि दोनों सदनों के, यही है, दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग, ये है गणपूर्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग। ठीक दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन की बात हो रही है, गणपूर्ति पूछा जाता है, इसमें 1/10 भाग, दोनों सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग। अच्छा, संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान कहां से लिया गया है तो आप साहब बता दोगे, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। पिछली वीडियो में इस पर चर्चा हुई, पिछली वीडियो में संयुक्त अधिवेशन पर चर्चा हुई है। आप लिंक में जाकर के वीडियो को पूरा देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन आज नई चीज पढ़ानी है तो उसको मैं आज उससे जोड़ के पढ़ा रहा हूं। ठीक है। तो कहां से लिया गया? संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है। अब तक तीन बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है। पहला है दहेज प्रथा विधेयक, पहला दहेज प्रथा विधेयक 1960, बैंकिंग सेवा विधेयक 1917, और तीसरा आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002। तो दोस्तों, अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है। ठीक है। और इसकी बातें मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। ये मैंने संयुक्त अधिवेशन पिछली वीडियो में पढ़ाया, ये यहां पर बता दिया। अब अगला जो टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वह है संसद की विधायी प्रक्रिया में ही है संविधान संशोधन। ठीक है। संविधान संशोधन, इसकी क्या प्रोसेस है? ठीक है। मैंने 2 पढ़ लिया, साधारण विधेयक को पढ़ लिया,
वित्त विधेयक को पढ़ लिया, धन विधेयक को पढ़ लिया। अब लास्ट है संविधान संशोधन विधेयक। दोस्तों मैं ये सोच रहा हूं कि आप लोगों का किसी अब एक दिन हफ्ते में, मैं सोच रहा हूं कि हफ्ते में आप लोगों का एक दिन संविधान से क्वेश्चन दूं, आप उसको हल कीजिए। आप अगर हल करेंगे तो मैं हमेशा आप क्वेश्चन देता रहूंगा, आप कमेंट्स में आकर के उसका उत्तर हमको दीजिए, मैं फिर हर दिन एक प्रश्न आपको देता रहूंगा, ठीक है। तो संविधान संशोधन विधेयक आर्टिकल 68 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पहले तो जान लें किस भाग में है, हालांकि इसके टॉपिक अलग है, तो मैं आज इसको मैं यही पढ़ा देता हूं। इसका भाग है दोस्तों 20। ये पूछा गया प्रश्न किस भाग में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका भाग 20 में है, अनुच्छेद 368। ये प्रक्रिया संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप बता दोगे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो दो तीन चीजें यहां क्लियर हो गई। 368 किस भाग में है, भाग 20 में। संविधान संशोधन की 3 प्रक्रिया है, एक साधारण बहुमत से है, एक विशेष बहुमत से है, सुन लीजिए, एक साधारण बहुमत से है, एक विशेष बहुमत से है, और एक में विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, देखिए नंबर एक साधारण बहुमत से संशोधन, नंबर 2 विशेष बहुमत से संशोधन, विशेष बहुमत से संशोधन, और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य विधानमंडलों का, आधे राज्य विधानमंडलों का समर्थन। तो हमारे यहाँ जो संविधान संशोधन का करने की प्रक्रिया है यह 3 तरीके से, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य विधानमंडलों का समर्थन। इसीलिए हमारा संविधान न तो कठोर है अमेरिका की तरह, न ही एकदम लचीला है इंग्लैंड की तरह। हमारा संविधान कठोर और लचीलेपन का क्या है दोस्तों, समन्वय। हमारा संविधान कठोर और लचीलेपन का समन्वय है। अब इसमें कंडीशन क्या है ये देख लेते हैं। नंबर एक संविधान संशोधन विधेयक। नंबर 1 कंडीशन क्या है दोस्तों, नंबर 1 संविधान संशोधन विधेयक संसद के, आप लिखते चलेंगे, कलम कापी लेकर बैठिए, संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 1 मैंने क्या बता दिया दोस्तों कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। नंबर 2 मंत्री या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा, गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, मंत्री या किसी गैर सरकारी प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। इस विधेयक को लाने के लिए प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति
की स्वीकृति अनिवार्य, राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य नहीं। ठीक है, इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य नहीं। ठीक है। नंबर 2, इसमें क्या है, विधेयक को दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य। विधेयक को दोनों सदनों से पास होना अनिवार्य। नंबर 5, दोनों सदनों से पास होना अनिवार्य। नंबर 5, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं, ज्वाइंट सेशन का प्रावधान नहीं। अगली बात, संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर आधे राज्य विधानमंडलों का समर्थन अनिवार्य। आधे राज्य विधानमंडलों का समर्थन अनिवार्य। संघीय व्यवस्था के मुद्दे पर आधे राज्य विधानमंडलों के समर्थन अनिवार्य। अगला, इस लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को न तो अपने पास रख सकता है, न तो अपने पास रख सकता है, न ही पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, न ही पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को सहमति देना अनिवार्य। राष्ट्रपति को सहमति देना अनिवार्य। बहुत गर्मी है दोस्तों। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक आर्टिकल 368 भाग 20, इसकी टर्म एंड कंडीशन किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। मंत्री या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। मंत्री मतलब जो सत्ता पक्ष में होगा, और जो मंत्री होगा गैर सरकारी पद जो मंत्री नहीं होगा। इस राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य नहीं है। विधेयक को दोनों सदनों से पास होना अनिवार्य है। इसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। अगर पास नहीं होता है तो विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बल्कि यहां लिख लीजिए, अगर पास नहीं तो विधेयक समाप्त हो जाता है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं,
संघीय व्यवस्था के मुद्दे पर विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य विधानमंडलों के समर्थन की आवश्यकता, राष्ट्रपति संशोधन संविधान संशोधन विधेयक को न तो पूरे पास रख सकता है न पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, तो ये तो इसकी कंडीशन हो गई। मैंने इसकी कंडीशन साधारण विधेयक की भी कंडीशन बता दिया है, वित्त विधेयक की बता दिया और धन विधेयक की बता दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका संविधान संशोधन विधेयक भाग 20 आर्टिकल 368, 3 दूना 6 दो 8 ऐसे याद रख लेंगे। अब कौन कौन से अनुच्छेद साधारण संशोधन से हैं, कौन से अनुच्छेद विशेष बहुमत से हैं और कौन से हैं विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य विधानमंडलों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ठीक, तो पहले हम इसकी चर्चा करते हैं साधारण बहुमत संशोधन की। ठीक है, पहले इससे कौन संशोधन हो सकती है, जो मैं यहां लिखा हूं नंबर 1 में यहां दे देता हूं, इसी का नंबर एक बल्कि मैं हेडिंग दे देता हूं जी, यहां हो जाएगा साधारण बहुमत से संशोधित टॉपिक। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक जो है साधारण बहुमत संशोधित होते हैं। नंबर 1, नए राज्यों का निर्माण, नाम या सीमा परिवर्तन। ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 2 है। आर्टिकल 2 मैंने पढ़ाया है। संसद को यह अधिकार है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, एक राज्य को, बड़े राज्य को तोड़कर 2 राज्यों में विभाजित कर सकती है या उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। इसका किसका के पास अधिकार है, संसद के पास अधिकार है। तो ये आप हमारी क्लास पहली या दूसरी होगी, दूसरी तीसरी क्लास होगी, वहां से जाके आप डिटेल पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 1 में पढ़ाया हूं, आर्टिकल भाग 1 संघराज्य क्षेत्र पढ़ाया हूं 1 से लेकर के आपका 4 तक, नागरिकता पढ़ाया हूं 5 से लेकर के 11 तक, मूल अधिकार पढ़ाया हूं ये 12 से लेकर के जो है कि 35 तक, और डीपीएसपी पढ़ाया हूं 36 से लेकर 51 तक, फिर मूल कर्तव्य पढ़ाया हूं। तो क्रम से है, आप लिंक में जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में आइएगा, क्रम से आपको सब वीडियोज मिलेगी। ठीक है, नए राज्यों का निर्माण, नाम और सीमा का परिवर्तन, ये इससे संबंधित होने वाली चीजें हैं। नंबर 2, राज्य विधान परिषद मतलब राज्य विधान परिषद की समाप्ति, अगर राज्य समाप्त करना, समाप्ति या निर्माण, दोनों कंडीशन में यह साधारण बहुमत संशोधन होता है संसद के द्वारा। नंबर 3 आपका है दूसरी अनुसूची से संबंधित विषय, दूसरी अनुसूची से संबंधित विषय, दूसरी अनुसूची संबंधित विषय। नंबर 4 दोस्तों, संसद में गणपूर्ति, 5 वेतन भत्ते विशेषाधिकार आदि। नंबर 6 आपका उच्चतम न्यायालय और अवर न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालय और अवर न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, इससे संबंधित मामले इसी संशोधित होते हैं। नंबर 7 आपका राजभाषा का प्रयोग, राजभाषा कामा नागरिकता से संबंधित प्रावधान,
ठीक है। नंबर 8, इट इज क्लियर। आपका साधारण से बहुमत से संशोधन को मैं बता रहा हूं कौन कौन से होते हैं। नंबर 8, संसद और राज्य विधानमंडल, संसद और राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन और 9वां, एससी और एसटी क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित मामले वो साधारण विधेयक से निपटा दिए जाते हैं। अब मैंने बताया था कि संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है, एक साधारण विधेयक से, दूसरा विशेष बहुमत से। तो मैं यहां इसको लिख देता हूं, विशेष बहुमत से संशोधन, विशेष बहुमत से संशोधन। विशेष बहुमत है का यह जान लें कि दोनों सदनों में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से, ये थोड़ा सा डिटेल बना दिया गया है, ठीक है। इसमें 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, ठीक है। इसमें इसके द्वारा क्या संशोधित हो सकता है, तो इसके द्वारा जो संशोधित हो सकता है दोस्तों, इसके द्वारा जो संशोधित हो सकता है वह है एक मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, और दूसरा है राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो एक तो साधारण बहुमत से मैंने बता दिया संशोधन होने वाले टॉपिक, दूसरा विशेष बहुमत से। इसमें एक छूट गया था दोस्तों, छठी अनुसूची से संबंधित मामले, ये भी साधारण बहुमत से संशोधित होते हैं, ठीक है। तो साधारण बहुमत से बता दिया, विशेष बहुमत से। अब तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य विधानमंडलों का समर्थन। दो मैंने बता दिया। तीसरा, हमें उम्मीद है कि आप इसको लिखते चलेंगे क्योंकि तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि संसद 3 प्रकार संशोधन करती है, एक है साधारण बहुमत संशोधन, एक है विशेष बहुमत से, और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य विधानमंडलों का समर्थन। तो तीसरा है हमारा विशेष बहुमत प्लस, मतलब ये तो चाहवे करेगा, ये भी चाहेगा, आधे राज्य विधानमंडल का समर्थन, ठीक है। इसमें क्या संशोधित होता है? नंबर 1, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया इसी के द्वारा संशोधित होगी। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ठीक है। नंबर 2, केंद्र और राज्य के मध्य कार्यपालिक शक्ति का विस्तार, केंद्र और राज्य के मध्य कार्यपालिक शक्ति का विस्तार। नंबर 3, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के संबंध में, उनकी शक्तियों के संबंध में, विशेषाधिकार के संबंध में इस प्रकार से संशोधन होगा। नंबर 4 आपका दोस्तों,
केंद्र और राज्य के मध्य, केंद्र और राज्य के मध्य विधायी विभाजन, केंद्र और राज्य के मध्य विधायी विभाजन। और पांचवा सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची छठवां संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और सातवां स्वयं आर्टिकल 368। ठीक है, तो जो संविधान संशोधन की प्रोसेस है वह 3 तरीके से है, और ये विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य विधानमंडलों का समर्थन, ये विशेष बहुमत से, और इसके पहले मैंने भी पढ़ा दिया साधारण बहुमत संशोधन, तीनों ने बता दिया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो मैंने जो संसद की विधायी प्रक्रिया में मैंने 4 पर चर्चा किया था, चारों को बता दिया। जो लोग आज हमसे जुड़े हैं ये आज ठीक इसके पहले वाले वीडियो देख लें, उसमें विधायी प्रक्रिया को शुरू से पढ़ाया है। मैंने चर्चा कर ली साधारण विधेयक की, धन विधेयक की, वित्त विधेयक की और संविधान संशोधन विधेयक की। ठीक है, अब क्या है, प्रश्न में एक कॉन्सेप्ट और है, बजट और धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर। आपका है साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर, साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर। साधारण विधेयक की बात करते हैं। क्या दोस्तों, किसी भी, आप बताओ मेरे साथ बोलो, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें बारे में क्या बताएंगे, ठीक इसी का उल्टा, केवल लोकसभा में स्थापित किया जा सकता है, कोई दिक्कत। ठीक, नंबर 2, किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत करने का मतलब सरकारी सदस्य या गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। यहां क्या होगा, केवल मंत्री द्वारा प्रस्तुत, केवल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 3, विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए, विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य नहीं। यही ना, इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य नहीं। यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, अनिवार्य। आप पूरा लिख लेंगे कि राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य। नंबर 4 की बात करें, संयुक्त अधिवेशन, यहां बुलाया जा सकता है, मतभेद हो गया तो आप यहां पर संयुक्त अधिवेशन नहीं, संयुक्त अधिवेशन नहीं। ठीक, एक और कर लीजिए, राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है, सॉरी राज्यसभा 6 माह तक रोक सकती है, जबकि इसमें राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। अब आपको कई बातें क्लियर हो गई। ठीक है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है साधारण विधेयक, जबकि उसको मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। अंतर साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर,
डिफरेंस बिटवीन जनरल बिल एंड मनी बिल में मैंने इन दोनों के बीच में आपको अंतर डिफाइन कर दिया। अब इसी विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत ही एक और टॉपिक छूटा है और वो है बजट। बजट को ही दोस्तों क्या कहते हैं? बजट को ही कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण यही कहते हैं। आर्टिकल इसका याद रखेंगे 112। 110 में धन विधेयक, 2 जोड़ देंगे तो 112 में बजट। इसमें क्या है दोस्तों? बजट का आपका क्या है? बजट जो आपका प्रारंभ होता है वह 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। अगली बात बता दें, बजट शब्द जो निकला है यह फ्रांसीसी शब्द बूजट से निकला है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। चमड़े का थैला। जेम्स विल्सन सब एक एक नंबर के प्रश्न है, आपको डाटा में बता रहा हूं। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का जन्मदाता कहा जाता है। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें पहले रेल बजट और आम बजट एक ही था। 1921 में एकवर्थ समिति की रिपोर्ट पर के द्वारा रेल बजट और आम बजट, रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया था। तब से यही चल रहा था, रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया था। पहले रेल बजट प्रस्तुत किया जाता है, फिर आम बजट प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अब इसमें 2016 में तत्कालीन मोदी सरकार ने दोनों को एक कर दिया, माने रेल बजट और सामान्य बजट आम बजट को एक कर दिया। कब कर दिया? 2016 में। अलग कब हुआ था? 1921 में, ठीक है। तो बजट जो है आपका पारित होने की प्रक्रिया क्या है? बजट के पारित होने की प्रक्रिया, एक क्रम पूछा गया दोस्तों। बजट के पारित होने की प्रक्रिया, ये प्रश्न नेट में भी पूछा गया है। बजट के पारित होने की प्रक्रिया, पहला है बजट का प्रस्तुतिकरण। ये चरण क्रम से याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपका। पहला है बजट का प्रस्तुतिकरण। दूसरा, बजट पर आम बहस। बजट का पहला है बजट का प्रस्तुतिकरण, दूसरा है आम बहस, तीसरा है विभागीय समितियों द्वारा जांच। तीसरा है दोस्तों विभागीय समितियों द्वारा जांच। तीसरा है विभागीय समितियों द्वारा जांच, ठीक है। चौथा है अनुदान की मांग पर मतदान। चौथा, अनुदान की मांग पर मतदान। अनुदान की मांग पर मतदान। पांचवा है, इसी में कटौती प्रस्ताव होता है। इसी में 3 प्रस्ताव आते हैं। कटौती प्रस्ताव,
ये बात कटौती प्रस्ताव में क्या है दोस्तों? कटौती प्रस्ताव में ये मांग की जाती है कि बजट में कुछ निश्चित तक बजट की मांग में कुछ कमी की जाए। तो कटौती प्रस्ताव में पहला है नीतिगत प्रस्ताव, ये कटौती से संबंधित मामला है। नीतिगत प्रस्ताव, ठीक है, इसमें है कि 1 रुपए की कमी की जाए, बजट में 1 रुपए की कमी की जाए। क्या है? नीतिगत प्रस्ताव में बजट में 1 रुपए की कमी कर दिया जाए। ठीक है। दूसरा है आर्थिक कटौती। आर्थिक कटौती इसमें है मांग की राशि को निश्चित सीमा तक कम किया जाए। आर्थिक कटौती में क्या है? मांग की राशि को निश्चित राशि तक कम किया जाए। सांकेतिक कटौती, इसमें 100 रुपए तक कमी किया जाए। तो कटौती में 3 हो गया। नीतिगत प्रस्ताव में कटौती, आर्थिक कटौती और सांकेतिक कटौती। तो पहला चरण हो गया बजट का प्रस्तुतिकरण, आम बहस, विभागीय समितियों द्वारा जांच, अनुदान की मांग पर मतदान। 5वां विनियोग विधेयक पारित होना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विनियोग विधेयक पारित होना, विनियोग विधेयक पारित होना। और इसका आर्टिकल याद रखेंगे 114, विनियोग विधेयक 114। ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, विनियोग विधेयक, इसको आप लिख लेंगे, विनियोग विधेयक के पारित होने पर ही, विनियोग विधेयक के संसद से पारित होने पर ही सरकार संचित निधि से धन निकाल सकती है। संचित निधि से धन निकाल सकती है, इसका आर्टिकल है। तो ये आपको क्लियर, विनियोग विधेयक। अगली बात, जैसे हमारा जो बजट होता है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है। तो 31 मार्च के बाद और 31 मार्च के बाद फिर बीच के समय में 31 मार्च चला, फिर 1 अप्रैल से नया शुरू हो जाएगा। तो जो बीच का समय होता है, सरकार को खर्च करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। और जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा तब तक धन ये खर्च नहीं कर सकते, इनको धन नहीं मिल सकेगा। इसके लिए संविधान निर्माताओं ने बहुत बढ़िया व्यवस्था किया, जैसे कि जब तक हम धन पास नहीं होगा, विनियोग विधेयक पास नहीं होगा, तब तक धन निकाल नहीं सकते। तो उस बीच के समय में कार्य करने के लिए सरकार को धन की आवश्यकता होगी। तो धन कहां से आए? इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लेखानुदान। जगह नहीं है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, लेखानुदान। आर्टिकल इसका 116, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेखानुदान। ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं, आप नोट कर लिए होंगे। बजट को पास होने में समय लगता है इसमें, इसी बीच सरकार को धन की आवश्यकता, सरकार को इसी बीच धन की आवश्यकता होती है, इसीलिए कोट आम अकाउंट होता है। यह खर्च करने के लिए अनुदान की राशि का मोस्ट इंपॉर्टेंट 1/6 भाग होता है।
अनुदान की राशि का 1/6 वर्ष होता है और यह 2 वर्ष के लिए सॉरी 2 माह के लिए खर्च कर सकता है। केवल परमिशन इनको 2 माह तक की होती, ठीक है। तो ये इनको जो है 2 माह तक की के लिए खर्च कर सकते हैं, जब तक विनियोग विधेयक पारित होने में समय लगता है। इसीलिए लेखानुदान के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि अनुदान की राशि का 1/6 भाग ये खर्च कर सकते हैं, और कितने माह के लिए? 2 माह के लिए। तो आर्टिकल बजट का 112, विनियोग विधेयक यही पूछता है। विनियोग विधेयक किस अनुच्छेद में? 114, लेखानुदान किस अनुच्छेद में? 116। अनुदान की राशि का 1/6 भाग कितने समय के लिए? 2 माह के लिए, ठीक है। अब एक टॉपिक और है कि बस आज की क्लास समाप्त होगी। निधियां, निधियों पर फट से जो खत्म कर लेते हैं। पहला है भारत की संचित निधि, आर्टिकल 266। भारत की संचित निधि आर्टिकल 266। बस लोक लेखा निधि, यह भी आपका यही है, आर्टिकल 266। आकस्मिक निधि, इसका आर्टिकल 267। इसमें एक बात जान लेना है कि आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधीन होती है। आपात स्थिति में इससे धन राष्ट्रपति की अनुमति से ही निकाला जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही यह निकाला जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने संसद आज और इसके पहले की ठीक पहले की कल वाली वीडियो में दोनों 2 दिन में मैंने संसद के विधायी प्रक्रिया को पढ़ा दिया। कल जो मैंने पढ़ाया था वो थे संसद की विधायी प्रक्रिया में साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक पर चर्चा किया था। आज संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा किया और बजट पर चर्चा किया। तो ये विधायी प्रक्रिया समाप्त। अब हमारा टॉपिक संसद की शक्तियां होंगी। संसद कौन कौन से कार्य करती है, जैसे विधायी शक्ति क्या है उसकी, कार्यपालिक शक्ति क्या है, न्यायिक शक्तियां क्या है, कूटनीतिक शक्तियां क्या है, ठीक है। तो कल की क्लास हमारी वही होगी, संसद विधायी शक्तियों से संबंधित होगी। इसलिए आप हमारी वीडियो को रोज देखें, क्रम से देखें। एक भी चीज मैं मिस नहीं करूंगा, सब क्रम से पढ़ाऊंगा। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स लिखें। अधिक से अधिक दोस्तों आप लाइक करें। आपके लाइक नहीं मिलते हैं, आप जो अंगूठा बटन दबाना होता है उसको आप जरूर बटन दबाएं। आप समझदार हैं, आप पढ़ा लिखा वर्ग हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, आप बहुत बहुत नेक दिल इंसान हैं, इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।